नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और फंडामेंटल राइट के बारे में भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोगों ने समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्कस कर लिया था। और फिर स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम आपसे बातचीत करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने बेसिकली अगर आपसे बातचीत करी जाए तो आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस कर लिया था, पूरा का पूरा अनुच्छेद 19। और इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था? बेसिकली इसमें आर्टिकल 19 क्या करता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 19 से लेकर 22 का जो संबंध है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 19 छह प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितनी प्रकार की? 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बातचीत करता है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो मैंने आपको कल के सेशन में यह भी बता दिया था ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है। तो पहला मैंने आपको जो बताया था वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर इसको याद करना है तो पहले मन में आपके कोई विचार उत्पन्न होगा और फिर अगर विचार अच्छा है तो आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे, अगर हम अधिकार के बारे में बातचीत करें, जब आपका अभिव्यक्त करोगे तो हो सकता है विचार ज्यादा अच्छा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या अधिकार मिल जाएगा? तो कहेंगे कि भैया आपको शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आप सम्मेलन कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, अपने विचारों से अवगत करा सकते हो। जब ऐसा होगा तो तीसरा फिर अधिकार आपको मिलेगा। तीसरा क्या भाई? लोग हो सकता है आपके विचार से सहमत हो और ऐसी स्थिति में आपको क्या अधिकार मिलेगा? तो हम कहेंगे संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी समिति स्थापित करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है, ये जो फंडामेंटल राइट है जिसे आर्टिकल 19 में जोड़ा गया है, ये बेसिकली मूल फंडामेंटल राइट में नहीं था। इसको अगर हम बातचीत करें तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया। अब जब संगठन बनाओगे तो संगठन के विचारों को भाई फैलाना होगा पूरे भारत में। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा? भारत में कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता होगी। और जब आवागमन की स्वतंत्रता होगी, ध्यान समझना, तो आवागमन की स्वतंत्रता होगी, आप इधर उधर घूमोगे, पूरे भारत को भ्रमण करोगे। तो जब आवागमन की स्वतंत्रता होगी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हो और आपको केरल अच्छा लग जाता है प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टिकोण से, और आप क्या कर सकते हो? तो हम कहेंगे भैया आपको निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता होगी। बस जाने की स्वतंत्रता मतलब कहीं पर भी रहने की आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये ए बी सी डी ई एफ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको निरसित कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और उसको बेसिकली 301 या 300 का में उसको डाल दिया गया। तो आर्टिकल जो अगला है हमारा छठा जो अधिकार था उसको निरसित कर दिया गया। लेकिन इसकी जगह पर हमारा छठा क्या है? निरसित है। लेकिन एक और है जिसको आप सातवां मूल अधिकार कहते हो, जिसको छठे संख्या के क्रम में ये निरसित हो जाएगा, तो ये 6 वाला काउंट नहीं होगा। तो छठा ये होगा जो 7 नंबर पर लिखा है। और 7 नंबर का मौलिक अधिकार क्या है? तो 7 नंबर के मौलिक अधिकार की बातचीत करें तो ये क्या कहता है? कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भाई कहीं पर भी रहोगे, निवास करोगे, तो पैसा कमाओगे ना, तो कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो कल की क्लास को अगर आप जोड़ पाए हो, करने की स्वतंत्रता, इस पर यह निरपेक्ष नहीं है, इन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और सरकार के द्वारा हर मूल अधिकार पर, हर स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ ना कुछ एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। जैसे अगर रिस्ट्रिक्शन की बातचीत करें तो कॉमन रिस्ट्रिक्शन क्या है? देश की संप्रभुता बनी रहे, ठीक है, शांति व्यवस्था बनी रहे, सदाचार बना रहे, लोक व्यवस्था बने रहे, ये सारी चीजें हैं, ये बनी रहे, तो ये अधिकार क्या है? आपको मिलते हैं। नहीं तो इन रिस्ट्रिक्शन के बिहाफ पर, इन अधिकारों पर पाबंदी लगती है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं और हम आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20 के बारे में बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है?
आर्टिकल 20 कहता है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। देखिए क्या कह रहा है, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। ठहराए जाने पर क्या है, संरक्षण। कैसे संरक्षण मिलेगा जब आप अपराधी ठहराए जाओगे? बेसिकली इसमें तीन प्रावधान है। तीन प्रावधान। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 20 और अगर हम बातचीत करें क्लॉज 1 क्या कहता है? इसका प्रावधान नंबर 1 क्या है? प्रावधान नंबर 1 सिंपल सी भाषा में कहता है किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय किसी नियम या कानून का उल्लंघन ना किया हो। और आगे इसी में समझिएगा, उसको उतनी ही सजा मिल सकती है जितनी की क्या हुई उस अपराध के लिए व्यवस्थित की गई है। मतलब अपराध करते समय जब तक नियमों कानूनों का उल्लंघन नहीं होगा तब तक आपको सजा या अपराधी ठहराया नहीं जा सकता है। और अपराधी के संबंध में अगर हम आपसे बातचीत करें, अपराधी ठहराए जाने के संबंध में जब हम आपसे बात करते हैं तो हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, भूतपूर्व विधायन की मनाही की गई। मतलब आपराधिक जो कानून होंगे इस संबंध में आपको भूतलक्षी विधायन से सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपके आर्थिक अपराध होंगे, आर्थिक अपराध के मामले में आपको भूतलक्षी विधायन से सजा दी जा सकती है। मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में बातचीत करें, प्रावधान नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक अपराध के दौरान उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने किसी क्या हुआ कानून का उल्लंघन ना किया और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी, और उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी नहीं, सजा ज्यादा नहीं मिलेगी, जितना कानून में व्यवस्था की गई होगी उतनी ही सजा मिलेगी, इससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। और ध्यान सुनिएगा, अब हम इसी को थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करने चल रहे हैं। इसका ऑपरेशन करने का मतलब इसके सारे प्रावधान की बातचीत, ये जो है ये भूतलक्षी विधायन की मनाही की गई आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में या प्रावधान नंबर 1 में क्या किया गया है, भूतलक्षी विधायन की मना किया गया, भूतलक्षी विधायन की मनाही। भूतलक्षी विधायन का क्या मतलब है, ये मनाही लिखा हुआ, मनाही, भूतलक्षी विधायन की मनाही। अब इसका क्या मतलब है, भूतलक्षी विधायन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए भूतलक्षी विधायन के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। फैक्टो लेजिस्लेशन क्या मतलब होता है, इसके मतलब के बारे में जब हम आते हैं तो सामान्य भाषा में अगर हम इसके तात्पर्य की बातचीत करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है भैया यह कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू होने की क्या करता है, मना करता है। यह
कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू होने की या लागू करने की मनाही करता है। और ये जानते हो, ये केवल आपराधिक मामले में होगा। किस मामले में? आपराधिक मामलों में। लेकिन अगर मामला किसका है? मामला अगर हम आपसे कहें दीवानी मामले का है, तो दीवानी मामलों में क्या हो सकता है? दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधायन हो सकता है। भूतलक्षी विधायन हो सकता है। ठीक। तो पहला आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का संबंध किससे है कि भैया किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के दौरान किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो और उस कानून में व्यवस्थित या वर्णित सजा से अधिक सजा उसको नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या है? या आर्टिकल 20 का प्रावधान नंबर 2 क्या है? ये क्या बात करता है? ये अगर हम बातचीत करें तो सिंपल से ये कहता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। एक ही अपराध के लिए अगर आप सोचिए कि व्यक्ति को 2 बार 3 बार 4 बार सजा दी जाएगी, ना, एक ही बार सजा मिलेगी। मर्डर करोगे तो एक ही बार जो सजा होगी, फांसी, उम्र कैद, 14 वर्ष ये कारावास की सजा एक ही बार मिलेगी, एक ही व्यक्ति के मर्डर के लिए। अब यहीं पर ध्यान समझना, ये जो आर्टिकल 20 का प्रावधान नंबर 2 है, क्लॉज नंबर 2 है, ये क्या कहता है? अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो ये कहता है कि भैया ये दोहरे दंड की मनाही करता है। ये जो है ये किसकी बात करता है? यह दोहरे दंड की मनाही करता है। दोहरे दंड की मनाही करता है। डबल जियोपर्डी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। डबल जियोपर्डी टर्म का इस्तेमाल हुआ है। दोहरे दंड की क्या है? मनाही की जाती है। दोहरे दंड की क्या हो रही है? मनाही की जा रही। अब यहीं पर ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है आपराधिक मामलों में क्या होगा? दोहरा दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक वित्तीय मामला है, वित्तीय अपराध का मामला है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए, अगर हम कहते हैं आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। लेकिन अपराध का नेचर कैसा है? मान लीजिए कोई प्रशासनिक या विभागीय प्रकार का है, तो उसके लिए दोहरे दंड का एक प्रकार से प्रावधान किया जा सकता है, 2 बार दंड दिया जा सकता है। ऐसे कर सकते हैं। तो हम कहेंगे, एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो कहेंगे किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना, दोहरी मनाही का, दोहरे दंड का मतलब क्या होता है? किसी अपराध के लिए क्या करना? किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना। ठीक है। तो भारत में जो दोहरे दंड की मनाही है वो केवल न्यायिक दंड के संबंध में। तो लिखेंगे भारत में दोहरे दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड के संबंध में है। न्यायिक दंड के संबंध में है। प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में दोहरा दंड
दोहरा दंड दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। दोहरा दंड क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। किन मामलों में? प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में। प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में दोहरा दंड दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए हो गया। चलें आगे, आगे बढ़ चलें। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारत में ऐसी व्यवस्था है कि मतलब पुलिस को साक्ष्य जुटाने होंगे। व्यक्ति को, आपने अपराध किया, ऐसा नहीं कि पुलिस क्या करे, आपको ही मजबूर कर दे कि नहीं, अपने ही खिलाफ आप क्या दो, अपने ही खिलाफ आप, एक प्रकार से हम कहें तो, एक मिनट रुकना, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मनाही की गई। मतलब अगर हम कहें आत्म अभिशंसन की क्या की गई है? आत्म अभिशंसन की मनाही की गई है। और अगर हम एक शब्द में इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? जहां पर जो शब्द प्रयोग होगा वो शब्द क्या होगा? तो हम कहेंगे एक ही व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब सकता है। इसका मतलब है ये कहता आत्म अभिशंसन की मनाही, आत्म अभिशंसन की मनाही की गई है, मनाही की गई है। आत्म अभिशंसन कि व्यक्ति को पुलिस क्या करे कि भैया अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति, पुलिस जो है व्यक्ति को बाध्य करे, ऐसा मना है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था की गई है कि बेसिकली पुलिस क्या करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और साक्ष्यों को तार्किक तरीके से इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 20 आप गिरफ्तारी के संबंध में ये डिसीजन है, गिरफ्तारी के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए। अब हम आगे चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है जरा देखिए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 सिंपल से कहता है किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही क्या किया जाएगा? वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से एक व्यक्ति को जीवन के अधिकार से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सामान्य सी भाषा में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये कहता है। केवल दो शब्द हैं,
जीवन का भी अधिकार है और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। केवल किससे अलग किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही अलग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत बड़ा अधिकार है, आप समझिए। अगर इसको पढ़ने पर आए तो इसको कंपोजिट राइट के तरीके से, समेकित अधिकार के तरीके से लिया जाता है। अब जैसे इस पर ढेर सारे विवाद हुए, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल राइट के संबंध में जो डिसीजन दिए गए इसी पक्ष में डाले गए। जैसे एक मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, सबसे पहला केस कि भैया ये जीवन क्या है, मतलब लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। इस केस में एक केस होता है जीवन को लेकर, और केस कौन करता है? ए.के. गोपालन केस 1950। क्या नाम है? ए.के. गोपालन केस 1950। ए.के. गोपालन केस 1950 के। सुप्रीम कोर्ट लाइफ की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? तो जीवन का जो अधिकार है उसकी सीमित व्याख्या की। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या कर रहा है। जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या यहां पर की जा रही है, सीमित व्याख्या है, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है जीवन के अधिकार का। अब सोचिए, केवल जिंदा रहना ही, क्या कहा? केवल जीवित रहना ही क्या है? जीवन का अधिकार। केवल जीवित रहना, आप जीवन कैसा भी हो आपका, जिंदा हो, यही तुम्हारा क्या है? जीवन का अधिकार है। मतलब जीवित रहना, केवल जीवित रहना ही, केवल जीवित रहना ही किसके अंतर्गत? जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। केवल जीवित रहना, ठीक। बहुत सीमित व्याख्या है, बिल्कुल सीमित। टर्म का भी इस्तेमाल देखो लिख भी दिए हैं बोर्ड पर, सीमित व्याख्या की। लेकिन मेनका गांधी केस हो रहा 1978 में। बाद में एक केस होता है जिसको आप कहते हो मेनका गांधी केस 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जीवन के अधिकार की व्यापक समेकित व्याख्या करता है और जीवन के अधिकार को कंपोजिट राइट के तरीके से ट्रीट करता है। मतलब अगर हम कहें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना निर्णय देते हुए कहा कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, समेकित अधिकार है। जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है और इसको क्या कहा? इसमें कहा कि भैया, और इसमें वे सभी अधिकार शामिल हैं, और इसमें वे सभी अधिकार शामिल हैं, वे सभी अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। व्यापक व्याख्या हो रही, गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। उन सबको क्या किया गया? उन सबको इस अधिकार की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है। अब जैसे यहां पर टर्म ध्यान से समझिएगा, अगर हम शब्द को एक अंडरलाइन करें तो गरिमापूर्ण जीवन की बात करिए, तो ऐसी स्थिति में जीवन के अधिकार में क्या क्या अधिकार है? तो जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है? तो जीवन के अधिकार में अगर हम बातचीत करें, ढेर सारे अधिकार शामिल है। जैसे पहला तो अधिकार हो गया कि भैया पासपोर्ट रखने का अधिकार,
तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पासपोर्ट रखने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21, पासपोर्ट रखने का अधिकार। पहला तो हो गया पासपोर्ट रखने का अधिकार। दूसरे की बातचीत करें, दूसरा अधिकार है विदेश यात्रा करने का अधिकार। विदेश यात्रा करने का अधिकार, करने का अधिकार। अगले अधिकार की बातचीत करें, तीसरा क्या अधिकार हुआ? तो कहा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, अगला क्या अधिकार इसमें शामिल किया गया? मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार। मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार का अधिकार। और कौन सा अधिकार इसमें शामिल किया गया? अगला 5 नंबर अधिकार शामिल किया गया, रोजी रोटी का अधिकार। रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार। और कौन सा अधिकार इसमें शामिल किया गया? 6 नंबर की बातचीत करें तो निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। और कौन सा अधिकार शामिल किया गया? निद्रा का अधिकार, बाबा रामदेव केस, निद्रा का अधिकार। और ये निद्रा का जो अधिकार है, नींद का जो अधिकार है, ये बाबा रामदेव केस में वर्डिक्ट आया, बाबा रामदेव केस। ये भी जेल गए हैं, इनको सोने से मना कर दिया गया पुलिस ने, ठीक है। अगले अधिकार के बारे में बातचीत करें, अगला जो है 8 नंबर अधिकार की बातचीत करें, अगला ये कहा गया भैया निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, और निजता का अधिकार जो है ये किस केस में आया? तो निजता के अधिकार की बातचीत करें तो ये आ रहा है पुट्टा स्वामी केस 2017 में। किसमें? पुट्टा स्वामी केस 2017 में ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया। अगला 9 नंबर अगर हम बातचीत करें, जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत इसको क्या माना गया? बेसिकली स्वतंत्रता के अधिकार में माना गया, जीवन का अधिकार इसको माना गया। और ये शक्ति वाहिनी केस 2018 का वर्डिक्ट है। एक किसमें आया? तो शक्ति वाहिनी केस 2018 में ये वर्डिक्ट निकलकर सामने आता है। ये ढेर सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फंडामेंटल राइट के वर्डिक्ट में प्रस्तुत करे हैं। ये सारे एक प्रकार से डिसीजन दिए। अब प्रश्न उठता है, जीवन का अधिकार सीमित व्याख्या कौन करा? A.K. गोपालन केस 1950। और समेकित अधिकार दार्शनिक वाले बातचीत करें, समेकित अधिकार की व्याख्या तो 1978 का मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये सबको पता है, पता चल गया। अब ध्यान समझना, आर्टिकल 21 में क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न उठा, आर्टिकल 21 जो है जिसमें कहते हैं जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है? मरने का अधिकार शामिल है। सोचिए, केस बन रहा है कि भैया जीवन का अधिकार और क्या मरने का अधिकार, ये 2 अधिकार हो रहे हैं। तो एक विवाद हुआ जिसको आप कहते हो रतिनम केस 1994। रतिनम केस 1994। इस रतिनम केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जीवन के अधिकार में क्या है कि भैया जीवन के अधिकार में जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। ध्यान समझना, इस केस का वर्डिक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया जीवन के अधिकार में जीवित रहने और मरने, जीवित रहने और मरने का अधिकार शामिल है।
जीवित रहने और मरने का अधिकार क्या है, इसमें शामिल है। अब ऐसी स्थिति में एक हमारी आईपीसी की धारा है, कौन सी, 309। 309 क्या कहता है भैया, कहता है आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। ध्यान समझना, आईपीसी की एक धारा है 309 जो क्या कहती है, मतलब एक प्रकार से क्या करना, तो हमने कहा कि भैया सुसाइड कमिट करना, एक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहां पर, आत्महत्या करना, इसको कह रही है, ये कह रही थी आत्महत्या करना क्या है, आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध है। ये पहले से दंडनीय अपराध, ये पहले से ये धारा कह रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है रतिनम केस में, तो ऐसे मरने का अधिकार शामिल है, मतलब आत्महत्या करने का भी अधिकार शामिल है। तो ऐसी स्थिति में रतिनम केस की वजह से ये क्या किया गया, आईपीसी की धारा 309 को क्या कर दिया गया, 309 को असंवैधानिक कह दिया गया, असंवैधानिक कह दिया गया। और असंवैधानिक हो गया तो मतलब इसे क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त कहां से हो रही है, तो हम कहेंगे रतिनम केस की बाद हो रही, रतिनम केस 1994 के बाद ये वर्डिक्ट आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर एक केस हो रहा है, ज्ञान कौर केस 1996, ज्ञान कौर केस 1996। अब इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने डिसीजन को बदल रहा, अपने पुराने वर्डिक्ट को क्या कर रहा, चेंज कर रहा। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि भैया राइट टू लाइफ में, जीवन के अधिकार में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार शामिल नहीं। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा, राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जीवन जीने का अधिकार शामिल है, अधिकार शामिल है, मरने का नहीं, मरने का नहीं। अब मरने का अधिकार शामिल नहीं है, फिर आईपीसी की धारा 309 को क्या किया गया, पुनः बहाल किया गया। इसको पुनः क्या किया जा रहा है, पुनः बहाल किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है भैया आत्महत्या करना क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होगा, पुनः बहाल किया गया। तो वर्डिक्ट ये निकलकर सामने आया कि आईपीसी की धारा 309 को पुनः बहाल कर दिया गया, ज्ञान कौर केस 1996 के द्वारा, ठीक। अब आगे समझना, अब यहीं पर से आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट है जीवन के अधिकार के संबंध में, जिसे आप क्या कहते हो, दया मृत्यु या यूथेनेशिया। एक कॉन्सेप्ट है दया मृत्यु का या फिर यूथेनेशिया, यूथेनेशिया। ये क्या है, यूथेनेशिया का क्या मतलब है, बेसिकली क्या हुआ, भारत में ये जो दया मृत्यु का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, ये अरोड़ा शानबाग केस से निकल के आ रहा है। किससे, अरोड़ा शानबाग केस। और अरोड़ा शानबाग केस के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये केस कब का है, हम कहेंगे 2011 का ये केस है, 2011 का ये केस है। ये क्या कहता है, ये केस कहता है सुप्रीम कोर्ट में दया मृत्यु को लेकर विचार के लिए क्या किया गया, एक याचिका गई अरुणा शानबाग केस को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट दया मृत्यु की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दया मृत्यु की व्याख्या कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट दया मृत्यु को दो हिस्सों में बांटकर बताता है। एक हिस्सा तो सक्रिय दया मृत्यु का है, सक्रिय दया मृत्यु, और दूसरा निष्क्रिय दया मृत्यु, निष्क्रिय दया मृत्यु। पहले दोनों को एक एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं। ये सक्रिय दया मृत्यु क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया, और पैसिव यूथेनेशिया ये क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया ये क्या है, जरा देखते हैं। देखिए अगर हम आपसे बातचीत करें, सक्रिय दया मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति को सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना।
किसी व्यक्ति को सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना। ये है आपका सक्रिय दया। निष्क्रिय दया मृत्यु का क्या मतलब? निष्क्रिय दया मृत्यु का मतलब है जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना जिससे कि मृत्यु क्या हो, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अब दोनों का अंतर, मृत्यु हो जाए, कोई घातक बीमारी से पीड़ित हो लेकिन मर नहीं रहे हो, और बीमारी है इससे मरा भी नहीं जा सकता, ऐसे आप समझिए। और ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि भैया हमको दया मृत्यु दे दो, हमको कोई जहर का इंजेक्शन दे दो या कोई दवाई दे दो जिससे कि हम मर जाएं, तो इसकी भारत में मनाही की गई। अब आप वेंटिलेटर पर हो, आईसीयू में एडमिट हो, और अगर आईसीयू को बंद कर दिया जाए ऐसे ही आपको मर जाओगे, मतलब आपको कोई बीमारी हुई। बीमारी कैसी है? बीमारी ऐसी है कि आप आईसीयू के सहारे जीवित हो। तो ऐसी स्थिति में आपका आईसीयू सिस्टम अगर बंद कर दिया जाए तो हम कहेंगे क्या हो गया, उसको निष्क्रिय दया मृत्यु कहेंगे। अब निष्क्रिय दया मृत्यु, अरोड़ा शानबाग केस में सक्रिय दया मृत्यु को क्या किया गया? सक्रिय दया मृत्यु को अवैधानिक, असंवैधानिक माना। ये क्या है? ये असंवैधानिक है, भारत में असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। लेकिन इसको क्या माननी? इसको संवैधानिक मान्यता दी, इसको मान्यता दी। मतलब अब प्रश्न उठता है कि भैया ये निष्क्रिय दया मृत्यु कैसे होगी? तो इसके लिए क्या है? कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? परिवार की अनुमति आवश्यक, परिवार की अनुमति आवश्यक। परिवार की अनुमति आवश्यक, तभी क्या होगी? निष्क्रिय दया मृत्यु के लिए आगे बढ़ा जाएगा। फिर डॉक्टरों के पैनलों के द्वारा या डॉक्टर के पैनल के द्वारा क्या होनी चाहिए? पुष्टि होनी चाहिए। डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए। भाई डॉक्टर पुष्ट करे कि भैया रोग ऐसा है, असाध्य है, और अगर आप जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लेते हो तो पेशेंट क्या होगा? मर जाएगा। तो और फिर सबसे लास्ट में हाई कोर्ट के जज के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पुष्ट किया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए, तो आपको निष्क्रिय दया मृत्यु क्या की जा सकती है? दी जा सकती है। ठीक है, निष्क्रिय दया मृत्यु भारत में क्या है? अप्लाई है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आर्टिकल 21 अपने आप में कंपोजिट अधिकार है, जो जीवन के अधिकार की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, और इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। या सॉरी, विधि की उचित प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारे यहां एक संविधान संशोधन हुआ जिसको आप कहते हो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब का है? 2002 का। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो हम कहेंगे ये 2002 का है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या जोड़ा गया? तो एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, क्लॉज व्लॉज नहीं, आर्टिकल 21A फ्री है, स्वतंत्र अनुच्छेद है। क्या कहता है? शिक्षा के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार किसको मिलेगा? तो कहा है 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या होगा? अधिकार होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? और आर्टिकल 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 2 मिनट समय दीजिएगा और ये हमारा 22 खत्म कर देंगे तो हमारा बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा।
आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 बात करता है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। क्या कहता है जरा हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यह कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। मतलब किस वजह से व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही। दूसरा, उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। और क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, जिसमें यात्रा का समय और अवकाश शामिल नहीं होगा। सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे अधिकार हमको दे रहा है। कह रहा है कि भैया मन से पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। अब गिरफ्तार हो गए, अब अपने घर वालों को बताइए कि भाई इस वजह से पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया। परिवार घर क्या करेगा? किसी वकील से कांटेक्ट करेगा। तो दूसरा है, उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। चाहे कपिल सिब्बल को बुला लाइए, चाहे तो किसी को, अरुण जेटली एक्सपायर हो चुके हैं मान लीजिए। इस तरीके के वकील, देश के नामी गिरामी वकील से परामर्श करने का अधिकार। और तीसरा कि भैया अगर अवकाश नहीं है तो यात्रा का समय और अवकाश के समय को निकाल दो। 24 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसको बेल दे सकता है, उसको क्या कह सकता है? पूछताछ के लिए पुलिस जेल भेज सकता है। समझे? तो ये व्यवस्था यहां पर की गई। और लेकिन ये जो अधिकार होगा ये दो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। यह अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। किनको प्राप्त नहीं होगा? ऐसे व्यक्ति जो शत्रु अन्य देशीय हैं, किसी अन्य देश के नागरिक हैं, व्यक्ति हैं। और दूसरा, जिनको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है। निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर ये निवारक नजरबंदी का क्या मतलब होता है? निवारक नजरबंदी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अपराध किए बिना
भविष्य में अपराध करने की आशंका से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे निवारक नजरबंदी है। और ऐसी स्थिति में जब निवारक नजरबंदी करी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार जब किया जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी भाषा में कहें भैया, मैक्सिमम 3 महीने तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। और अगर इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा के समय के लिए किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के अंतर्गत क्या करना है, गिरफ्तार करना है, तो क्या लगेगा, तो एक समिति की सिफारिश लगेगी, तभी उस समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक बोर्ड जो रिकमेंड करेगा कि व्यक्ति को छोड़ना है, कि अभी निवारक नजरबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार रखना है, वो 3 सदस्यीय बोर्ड होगा। और इस 3 सदस्यीय बोर्ड में कौन होगा, हाई कोर्ट के वर्तमान जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। तो ये हमारे आर्टिकल थे, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। तो ये सेशन आज का यहीं तक था। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जीके जीएस बाई सुधांशु सर, इस चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। और इसमें आपको क्लास की पीडीएफ, वीडियो लिंक, ये सारा मिल जाता है। धन्यवाद सबको, नमस्कार, थैंक यू सो मच।